राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है हम देखते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में किसी भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों कार्बन या दोनों परमाणुओं के बीच में न रह करके किसी भी अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली एटम की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिसको हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। क्या होता है ध्रुवीय सहसंयोजक? ये ध्रुव कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेल प्लस है और यहाँ डेल माइनस है। डेल प्लस आने का कारण यह है कि ये कम विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन, और क्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। क्लोरीन जो है वो क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मक। क्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्रेरणिक प्रभाव। इस विस्थापन को हम डबल हेडेड तीर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मान लो हमारा ये प्रेरणिक प्रभाव कार्बन की श्रृंखला में होता है। कार्बन की श्रृंखला में यदि कोई अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला एटम लगा हुआ है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, अधिक विस्थापित हुआ, क्लोरीन की तरफ गया। इस वाले कार्बन का भी इस तरफ जाता है, इस वाले कार्बन का भी इस तरफ, इस वाले कार्बन का भी इस तरफ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्लोरीन की तरफ विस्थापित होता है। जितना इसका होता है इसमें जितना इफेक्ट होता है उससे कुछ कम इस वाले कार्बन पे होता है, इससे कुछ कम इस वाले कार्बन के पे होता है, और सबसे कम इस वाले कार्बन पे इसका इफेक्ट होता है, लास्ट कार्बन पे। तो इसका इफेक्ट जो है वो चौथे कार्बन तक के होता है, और पांचवें कार्बन में इसका जो वैल्यू है वो नहीं के बराबर होता है। क्लोरीन का जो इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव का इफेक्ट, वो इसमें नहीं के बराबर होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो हम सहसंयोजक प्रेरणिक प्रभाव तो समझ गए, जो सहसंयोजक, और ये प्रभाव सिर्फ किसमें इसमें कुछ बातें हैं। जैसे ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है, पाई बॉन्ड के लिए ये इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, ये जो प्रेरणिक प्रभाव है वो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट। ये जो रहेगा वो परमानेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा। मतलब एक बार जो अगर कोई भी सहसंयोजक बंध है ध्रुवी, तो उसमें प्रेरणिक प्रभाव लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाली एटम की तरफ चला जाना, विस्थापित हो जाना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। प्रेरणिक प्रभाव एक्चुअली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्लस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर करता है। जब दूर करता है तो वहां धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है वहां उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। एक्चुअली हम धन और ऋण को तो पहले भी समझ चुके हैं कि अगर मान लो दो एटम है, कोई भी ए और बी ले लेते हैं, ए और बी है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है साझे का। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो ए प्लस हो जाता है, और बी जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस। इसी तरह से यहाँ भी प्रेरणिक प्रभाव में भी जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है वहां पे प्लस प्रेरणिक प्रभाव, मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है वहां पे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसमें प्रकार तो देख लिए, ये दो प्रकार से होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। वैसे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है एग्जाम्पल। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में आर ग्रुप होगा, सिंपल है। जितना भी आर ग्रुप है वो क्या करेगा? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव रखेगा। और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसकी भी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले ग्रुप के अंदर में आएंगे। ठीक है, यहां से हमारा प्रेरणिक प्रभाव खत्म होता है। अब हम प्रेरणिक प्रभाव को समझ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए। अब हम देखते हैं इसका उपयोग।
कि हम प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव का क्या देखेंगे, उपयोग। तो प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग क्या है कि हम कार्ब धनायन और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, स्थायित्व देखते हैं। कार्ब धनायन के स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व। तो कार्ब धनायन का स्थायित्व देखते हैं हम प्राथमिक कार्ब धनायन, द्वितीयक कार्ब धनायन और तृतीयक कार्ब धनायन में कौन सबसे ज्यादा अधिक स्टेबल है या स्थायी है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम प्राथमिक कार्ब धनायन, ठीक है। यहाँ हम बना लिए प्राथमिक कार्ब धनायन, यहाँ बना लेते हैं हम द्वितीयक कार्ब धनायन, यहाँ बना लेते हैं हम तृतीयक कार्ब धनायन, ठीक है। तो होता क्या है, एक्चुअली सिंपल है, हम पहले भी देख चुके हैं कि R जो है वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का गुण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। और ये अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है तो यहाँ पे तो रखने के लिए जगह है, क्योंकि ये धन है, धन मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब ये खाली है, खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बिल्कुल रखेगा क्योंकि इसके पास तो है नहीं। तो यहाँ एक देने वाला है, यहाँ दो देने वाला है, दो समूह है देने वाला, और यहाँ तीन समूह है देने वाला। तो सिंपल है, अगर कोई इंसान के पास पैसा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको अगर एक व्यक्ति दे तो वो तो अच्छा है, अगर उसको दो व्यक्ति भी पैसा दे तो वो और भी अच्छा है, अगर उसको तीन व्यक्ति पैसा दे तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा है। वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको 3 R ग्रुप देता है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद इसको 2 R ग्रुप देता है तो ये उसके बाद स्टेबल होगा, और सबसे लेस स्टेबल होगा प्राथमिक कार्ब धनायन, क्योंकि यहाँ पे एक ही समूह है देने वाला, इसलिए इससे भी और कम स्टेबल होगा CH3 प्लस चार्ज ये वाला ग्रुप, क्योंकि इसके पास तो देने के लिए एक भी समूह नहीं है। इसी तरह से हम कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन के स्थायित्व भी पता लगाया जा सकता है। स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व देख चुके हैं, अब यहाँ देखते हैं कार्ब ऋणायन का स्थायित्व। तो कार्ब ऋणायन का स्थायित्व देखेंगे कैसे, इसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्ब एनायन का स्थायित्व देखेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं प्राथमिक कार्ब एनायन। तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक हम किसको बोलेंगे, जो एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ, एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हुआ एनायन हो तो उसको बोलेंगे प्राथमिक कार्बन है। दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं द्वितीयक कार्ब एनायन, और 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो हम उसको बोलते हैं तृतीयक कार्ब एनायन। वैसे भी यहाँ भी वैसे ही सेम, एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हो तो प्राथमिक कार्ब धनायन, 2 एल्किल समूह से जुड़ा हो तो द्वितीयक कार्ब धनायन, 3 एल्किल समूह से जुड़ा हो तो यहाँ तृतीयक कार्ब धनायन सेम है। तो यहाँ देखते हैं माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, क्योंकि प्लस और माइनस लगता कैसे है हम यहाँ देख चुके हैं पहले। मान लो कोई सहसंयोजक बंध है, इसमें साझे का 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बी एटम ले लेता है तो ए तो दिया है तो प्लस चार्ज, बी लिया है तो माइनस चार्ज, तो जो देता है उसके पास कमी होता है तो प्लस चार्ज लगता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके पास एक्स्ट्रा होता है तो माइनस लगता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है इसलिए यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे चूंकि एक्स्ट्रा है और यहाँ पे R और उसको दे ही रहा है प्लस आई प्रभाव से, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से R उसको दे ही रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये विचार रखेगा, उसके पास तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 है एल्किल समूह देने वाले, 2 प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं, तो ये भी देगा और ये भी देगा, तो इसके पास तो और इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गया रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी बारी है, अब देखो यहाँ पे तो 3 है, एक तो वैसे भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे प्लस आई से ये भी देगा, प्लस आई से ये भी देगा और प्लस आई से ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एल्किल समूह, तीनों एल्किल समूह देगा, तो इसके पास तो रखने के लिए और भी प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये रख नहीं पाता है, तो इसलिए ये अधिक अनस्टेबल होता है।
तो सबसे ज्यादा अस्थायी तृतीयक कार्बोनिल आयन, उसके बाद द्वितीयक कार्बोनिल आयन, फिर प्राथमिक कार्बोनिल आयन, और सबसे ज्यादा स्थायी होता है एल्किल मतलब ये मीथेन में कार्बोनिल आयन। ठीक है, इस तरह से हम इसका उपयोग देख सकते हैं। एक और उपयोग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ये 12th के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, 11th 12th के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो है कि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल वे सबसे ज्यादा स्थायी, या स्थायी नहीं बोलेंगे, जो फॉर्मिक अम्ल इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, और इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं, किसी भी समूह के इस तरफ H लग जाता है तो उसमें फॉर्मिक लगाते हैं, इसलिए फॉर्मिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल है। तो देखो अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जो H प्लस आयन त्यागे, H प्लस आयन त्यागे उसको क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ से ये भी H प्लस त्यागेगा, ये भी अम्ल है, और यहाँ से ये भी H प्लस त्यागेगा, ये भी अम्ल है। तो अम्ल तो दोनों, पर स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, जो आसानी से, जो सबसे ज्यादा, जैसे कंपेयर में दोनों को कंपेयर करेंगे, जो जल्दी प्रोटॉन त्यागेगा वो अधिक अम्लीय होगा। तो अब देखते हैं कौन सा प्रोटॉन त्यागेगा। यहाँ पे CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो सिंपल है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, ये तो देख लिए कि कौन आकर्षित कौन प्रतिकर्षित। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो प्रेरणिक प्रभाव लग नहीं रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ का आकर्षित करेगा, यहाँ से तो कोई देने वाला, तो यहाँ से ये देने वाला है, यहाँ से लेने वाला है, तो ये देता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो इसके कंपेयर में सही रहता है, ठीक ठाक रहता है। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा बॉन्ड है, यहाँ भी इतना ही बड़ा बॉन्ड है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को समझे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पूरा खिसक के ऑक्सीजन के करीब आ जाता है, पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पूरा करीब नहीं आ पाता है, हाइड्रोजन से दूर रहेगा पर ऑक्सीजन के पूरा नजदीक नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इफेक्ट लगा के ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व होने की वजह से ये वाला जो प्रोटॉन है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता इसके अपेक्षा। इसीलिए फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि ये H आसानी से निकल जाएगा H+, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये H+ आसानी से निकलेगा, जिसलिए ये वाला जो है वो अधिक अम्लीय होता है इसके कंपेयर में। अम्लीय दोनों होता है, पर ये जो इस दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला जो है वो फॉर्मिक अम्ल जो है वो अधिक अम्लीय होता है। इस तरह से हमारा प्रेरणिक प्रभाव खत्म होता है। धन्यवाद। राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।